राजस्थान में पूरी लाल डायरी हो चुकी है। पढ़ता पढ़ता चुनाव लड़ लियो। आप जैसे मीडिया के बंधु और विपक्ष के लोग हमें लंबे समय तक टिकने नहीं देते हैं। छवि खराब करने का सब्जेक्ट है, वो तो जनता जानती है उनकी छवि कितनी अच्छी है। वकालत सबसे बढ़िया जॉब है, उसमें गरीब की ऐसाई की भी मदद कर सकते हो। क्या चुनाव लड़ने की कोई हिम्मत कौन कर सके? मैं हिम्मत में स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र न्यांगली का ही बड़ा योगदान था। ये तो एक चर्चित केस है, विष्णुदत्त बिश्नोई की जिसको फांसी को केस है, तो बिंग अंदर के मानना था वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी थी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की झूठ के बोरे भर के लाई। हो सकती है उनकी झूठ मैदान में ज्यादा चल गई। कसवा परिवार हूँ जहाँ थारी लगातार 2008 राजनीतिक टसल है। राम राम साहब, मैं हूँ अंकित और थे देख रहे हो देसी खबरों गुरु जलको चुरू। तो जिया की थान मालूम है आपने एक विशेष कड़ी चाल रही है चुनाव पर राजस्थान री राजनीति बिंग अंदर आप प्रत्येक विधानसभा के जिसका जनप्रतिनिधि है बांग मन की बात जाना और जनता के प्रति के राय रखे वो पूरी बात करा। इन कड़ी में आज आप राजगढ़ के अंदर और राजगढ़ के अंदर न्यांगली गांव है और अठों बात करांगा पूर्व विधायक मनोज जी न्यांगली हूँ जगह 2018 में प्रत्याशी है, 2013 में राजगढ़ का विधायक रह रहे हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम बातचीत करा के मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को के मिजाज है। वीडियो एंड तक देखियो। पहली फोटो जलको चुरू पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जलको चुरू को मेरी तरफ से कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए हमारी बात जानने के लिए, इसलिए पूरे आपके चैनल के आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। तो साहब जी शुरुआत हूँ बात करा आप तो जी पहलो चुनाव थे मोता कॉलेज में लड़ो सादुलपुर छात्र संघ चुनाव बिंगी कोई याद है अभी घटना मतलब के कुछ अनुभव रहे हो? मोता कॉलेज में चुनाव 1998 में लड़ियो और वो अनुभव गांव का लोग गाँव पा जै टाइम में पढ़ाई को टाइम हो पढ़ता पढ़ता चुनाव लड़ लियो और लड़ियो जब बेरो पाटियो का जनता को क्या हाल है, कई तरीकों लोग दुखी है, कई लोगों परेशानी में है, कई तरीकों छात्र परेशान है। तो मैं दौरान चुनाव लड़ियो तो भी बड़ी कठिन परिस्थितियों में लड़ा और वह कठिन परिस्थिति भी इसी ही का चुनाव लड़ने की कोई हिम्मत कौन कर सके। वह हिम्मत में स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र न्यांगली का ही बड़ा योगदान था। मैं भी उस समय भी सिर्फ एक नुमाइंदा था और आज भी मैं तो ये मानता हूँ मेरे स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र न्यांगली का मैं नुमाइंदा हूँ। तो ये थारो अगर करियर देखा तो पढ़ाई के प्रति काफी रुचि है थारी और जिया पढ़ाई में जुड़ेड़ा रहे लगभग थे, तो लगातार राजनीति को ख्याल पहली बार कदे होगा राजनीति में भी आपने लिए बनाई है? देखिए राजनीति को न तो ख्याल कदे आयो और न कदे ख्याल करो। ख्याल सिर्फ बड़े भाई वीरेंद्र न्यांगली का ही ख्याल था। उन्हीं के कहे अनुसार 98 का चुनाव लड़ा। 98 के बाद हम LLB करने चले गए। LLB के बाद वकालत करी 4 से 9 तक जोधपुर में। उसके बाद जो राजनीति कर रहा हूँ वो उन्हीं लोगों के पद चिन्हों पर चलकर सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति संघर्षशील था और उसकी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए थी और हम बैक हो जाएं पीछे हो जाएं तो ठीक नहीं है। ये डूंगर महाविद्यालय में LLB करी तो LLB करी, एक तो एडवोकेट की वकालत को हो गया काम, एक राजनीति देख रहे हो, तो पहलो प्यार की है राजनीति हो या वकालत? मेरे विचार से व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे वकालत से अच्छा कोई जॉब नहीं लगता। वकालत सबसे बढ़िया जॉब है, उसमें गरीब की ऐसाई की भी मदद कर सकते हो, ताकत से किसी का कानून के माध्यम से आप मदद कर सकते हो, लाइजनिंग अच्छा रहता है, एक अच्छा प्रोफेशन है। और राजनीतिक रूप में भी आने के बाद वकालत का भी उसमें मैं बड़ा योगदान मानता हूँ मेरा। तो कि LLB के बाद जब प्रशासनिक लोगों अधिकारियों कर्मचारियों जब भी जनता की कोई बात रखी जावे या कही जावे तो वकील होने के नाते या वकालत को जानकार होने के नाते बात रखने में भी मजा आवे और अगले को बताने में जवाब देने में भी अलग बात आती है। वीरेंद्र जी जकी दबंगई हूँ जके खुले तेवरों राजनीति करता वह सीधी बात कहता ज्यादा तोल मोल की कौन कहता वह तेवर थर में भी दिखेगी। देखिए हर आदमी का अलग अलग व्यक्तित्व है, उनके समय उनकी क्या परिस्थिति थी, सीधी बात कह रहा हूँ काम चालो हो, बाद में लंबे समय तक राजनीति करो तो फिर तोल मोल के बिना आप जैसे मीडिया के बंधु और विपक्ष के लोग हमें लंबे समय तक टिकने नहीं देते हैं। तो हमें सब कुछ तोल मोल के, और फिर मैं तो 2 पार्टियों के बड़े दलों के बीच लड़ रहा हूँ जिसका नाम है एक भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस पार्टी। अगर हम हर वचन जबान पैर निकलना मिलना हर तरीके में हमें बड़ी सावधानी के साथ हर कदम हमारा अंगारों पे होता है और फिर भी हमें सुरक्षित रहना है, इस तरीके से हम सबको विचार के तोल मोल की बात करनी पड़ती है। ये सुरक्षा की थे बात करी तो
2008 के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ियो, मेरे ख्याल में न्यांगली परिवार को पहला विधानसभा चुनाव हो, तो बी चुनाव की कोई यादा है कि तो कड़ो संघर्ष करियो थे जिया दूसरे नंबर पर रहा बी टाइम? देखिए वो संघर्ष सिर्फ मैं मानता हूँ कि संघर्ष बहुत कठिन था, लेकिन उस संघर्ष में मेरा कोई योगदान माने तो मैं कोई नगण्य नाम से योगदान था। वो योगदान पूरा अकेले भाई वीरेंद्र न्यांगली को और उसकी टीम को है। उन लोगों ने उस समय किस तरीके से राजगढ़ में विचार किया होगा, किस तरीके उन्होंने सहयोग किया होगा। लोगों को लोग पोस्टर नहीं लगाने देते थे, प्रचार नहीं करने देते थे, वोट नहीं मांगने देते थे। उस समय अगर उन लोगों ने लड़ा और उनके साथ खड़े रहे लोग तो बड़ी बात थी और एक परिवर्तन लाए। सब लोगों ने हिम्मत करी, सेकंड नंबर रहे, उसके बाद हम लगातार लगे हुए, तो एक तीसरी ताकत पैदा हो गई हमारी। 2008 के विधानसभा के बाद में 2009 की बात घटना है जब वीरेंद्र जी छोड़ के चला गया, तो बाद की राजनीति है वो मतलब थारों थार भाई ने अलग कर दियो, तो भी राजनीति के अंदर आने को फिर थारो मन लागियो कहीं अंदर आना चाहिए? मन तो ना तो परिवार का था ना हमारा था, लेकिन राजगढ़ की जनता ने ये कहा कि हम ऐसा ही हो गए हैं, अब आप चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति हो आप लड़ो, हमारे साथ खड़े रहो। इन सब बातों को हमने मद्देनजर रखा। और दूसरी बात हमारे की दिमाग में आई कि हम जिस जहाँ जन्मे हैं, इस जन्म में कोई मृत्यु कोई बार बार नहीं आएगी, एक बार आएगी और वो निश्चित रूप से आएगी। तो इसलिए हमको इस क्षत्रिय वंश की इस बात को याद रखेंगे, किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा त्याग किया, हमारे भाई ने अपना बलिदान दिया, और हम बैक होते तो दुनिया में ये कहती कि एक भाई था, इस घर में पैदा हुआ, बड़ी दबंगता से लड़ा चला गया, पीछे ये भाइयों में कोई दम नहीं था। इसलिए हमने इस बात को विचार किया, हमने कहा हमें निश्चित रूप से 13 का चुनाव लड़ना है। आओ, बाकी रिजल्ट क्या रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2013 के अंदर थे, पहले नंबर पर रहा, पहली बार विधानसभा पहुंचा, किसी फीलिंग ही बा मतलब एक गांव जो लड़को वकालत करते हो विधानसभा के द्वार में मतलब बढ़ाएगी? देखिए ये फीलिंग तो अलग चीज है ही। जैसे राजस्थान के 200 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मैं बन के गया और राजगढ़ जनता ने मुझे भेजा, एक अलग फीलिंग है। लेकिन फीलिंग के बाद भी मैं कुछ चीजें महसूस करता हूँ कि आदमी राजनीति में आने के बाद, कुर्सी पाने के बाद, जो हम जनता के बीच सोचते हैं ना, वो सारे काम नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि सोचते हैं हम कि इसके बाद क्या होगा, हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है ना, इस कर्मचारी अधिकारियों ने इस लोकतांत्रिक को, सारे सिस्टम को हाईजेक कर रखा है। इसलिए अभी तक मैं मानता हूं, जहां तक लोकतंत्र में इन पर नियंत्रण नहीं है, तो फिर जनता का संपूर्ण हम भला करना चाहें वो नहीं पहुंचता है। तो एक चर्चित केस है विष्णुदत्त बिश्नोई की जिको फांसी को केस आयो, तो बिंग अंदर के मानना है थाड़ी बन न्याय मिलियो चुके है या सीबीआई जांच की भी मांग करी थे? देखिए मैं एक वकील होने के नाते बताना चाहता हूँ, पीड़ित व्यक्ति को पीड़ा लंबे समय तक झेलनी पड़ती है। अपराध करने वाला व्यक्ति होता है वो अपने आप में पीड़ा नहीं मानता, वो तो अपराध करता है। लेकिन पीड़ित के घर से व्यक्ति चला गया, विष्णुदत्त बिश्नोई चला गया, उसके परिवार की जांच सीबीआई के लिए हम लोगों ने लड़ा विपक्ष के नाते। सत्ता के लोगों ने कहा हमारे खिलाफ गलत आरोप लगा रहे हैं, हमने सीबीआई में जांच दिलाई, सीबीआई ने जांच में उसको आरोप प्रमाणित नहीं माने। सीबीआई कोर्ट ने जब नाराजगी याचिका पेश करी परिवार ने, पीड़ित परिवार ने, वहां उनको मुलजिम मान लिया गया, 306 का दोषी माना। वो और ऊपर के कोर्ट में अपील में चली गई विधायिका, तो अपील में चली गई, उस कोर्ट ने उसको आदेश को निरस्त कर दिया। अब पीड़ित परिवार और ऊपर चला जाएगा। तो ये तो न्यायालय ने उसको दोषी माना है, उनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। तो इसलिए मतलब कहीं न कहीं इनके प्रताड़ना से, इनकी दुष्प्रेरण से मरा है। रात बाकी अदालती कोई टेक्निकल कमजोरी कमी के कारण अगर कोई हो भी जाता है तो मैं नहीं मानता कि दोषी व्यक्ति निर्दोष हो गया। तो जी हाँ, डायरेक्ट अंदर जी हाँ राजगढ़ वर्तमान विधायक है काम आयोग के अंदर, तो बंग आरोप है कि विपक्ष का सारा मिलके मेरी छवि खराब कर रहा है, मेरे कोई मतलब हिमाती को नहीं। देखिए अगर न्यायालय में भी जाकर हम छवि खराब कर रहे हैं तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता कि वो न्यायालय पर भी अगर ऐसा आरोप लगा दें कि विपक्ष के लोग हमारी छवि खराब कर रहे हैं। ये तो सीबीआई कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है, 306 का दोषी माना है। तो फिर उसमें तो अगर राजनीतिक घुस गई होगी तो फिर ये तो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, विपक्ष से भी। राज में है, मौजूदा सरकार है, मुख्यमंत्री है, तो फिर इन्होंने भी अब कहीं न कहीं उपयोग किया होगा उस पद का या राजनीतिक रूप से सत्ता का। छवि खराब करने का सब्जेक्ट है, वो तो जनता जानती है उनकी छवि कितनी अच्छी है। 2018 विधानसभा की बात करा तो बड़ो बैटल हो
तीन दलों के बीच में थारे लिए ज्यादा प्रतिद्वंदी कौन हो बिन टाइम में, मतलब थाने कौन लाग रही होगा आप लड़ाई इस आगे है? कृष्णा पुनिया जी भी टाइम में जीत गया हटूँ तो वह लड़ाई क्यों रही थारी? देखिए, मैं तो प्रतिद्वंदी, मेरे सामने जो भी लड़ेंगे वो सारे प्रतिद्वंदी हैं। पर्टिकुलरली आज बीजेपी मेरे सामने लड़ेगी, कांग्रेस मेरे सामने लड़ेगी या कोई और लड़ेगा, तो मेरे तो सारे प्रतिद्वंदी हैं। राजनीति में कोई और नंबर तो होते नहीं, 1 2 3 4 नंबर का तो कोई सिस्टम है नहीं जो स्कूल में स्टूडेंट का जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर आते हैं। गेम में भी आते हैं गोल्ड सिल्वर, वो कई 2-3 मिलते हैं, ब्रॉन्ज। उसी तरीके से राजनीति में तो कोई मिलता नहीं है कुछ भी, 1 नंबर की लड़ाई है। हम 1 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, 1 नंबर में हम आएंगे तो हमारा दोनों सब के लिए तो हमारे 1 नंबर की लड़ाई हारने के पीछे बड़ो कारण क्या लगा था? हो सकता है हमारी कोई कमजोरी रही हो सकता है जनता हमसे संतुष्ट नहीं हुई हो सकता है मैं जनता के 5 वर्ष में कार्य नहीं कर पाया हूं, ऐसा महसूस हुआ हो, या मेरे सामने चुनाव लड़ने वालों की झूठ ज्यादा चल गई हो, उनके झूठे वादे ज्यादा चल गए हों, उन्होंने जो आश्वासन जनता को झूठे दिए हों वो चल गए हों, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी थी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की झूठ के बोरे भर के लाई, हो सकती है उनकी झूठ मैदान में ज्यादा चल गई। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और सच्चाई कई बार देरी से समझ में आती है, इसलिए हमारे कुछ लोगों को समझ में नहीं आई हमारी सच्चाई, उनकी झूठ समझ में आ गई तो उनको वोट डाल दिया। अब हम फिर मैदान में हैं, अब उनकी झूठ जो 5 साल पहले बोली आज जनता के बीच में जाने के लिए जगह नहीं बची। 2023 के चुनाव को ज्यादा दिन को नहीं तो बीएसपी थे दावेदारी कर रहे हो, तो जी कृष्णा पुनिया जी ऐसा मैं एक दिन बीजेपी कैंडिडेट अब तक घोषित हो नहीं, मतलब तो थाने के लाग रही है अब की बार के माहौल रहे राजगढ़ के अंदर? देखिए, आज जनता अच्छी तरीके से मन बना चुकी है। इन बीजेपी और कांग्रेस के 2 राज, ये 2 राज के नाम से जो वोट मांगते हैं ना कि हमारा राज आएगा हमारा राज आएगा, मेरे राजगढ़ में तो 9 साल से तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का राज ठेठ का अब डट के राज है और लंबे समय से उस घर में राजनीति है, तो उनको तो राज का वोट मांगने का अधिकार ही नहीं रहा कोई कि वो राज के नाम से वोट मांगे, क्योंकि राज में तो है ही वो, तो अब कुछ नहीं कर पाए हमारा, तो फिर कौन से राज की बात करते हैं? कृष्णा जी ने पिछली बार कहा हमारा राज आएगा, सरकार आएगी, मंत्री बनेंगे। अब आपका राज आया है, 5 वर्ष आप राज में रहे हो, 5 वर्ष में साल भर तो आप होटलों में रहे हो इस सरकार को बचाने के लिए, उस समय रहे हो, और आप इस राज में रहकर मेरी राजगढ़ की जनता जैसे विष्णुदत्त सीआई की बात करो, एक नेक ईमानदार ऑफिसर, इनके शोषण से मरना, इसका मतलब है कि ये उससे भ्रष्टाचार और गलत काम कराना चाहते थे, उसने नहीं किया इसलिए वो मर गया। उसने अपने आत्मसम्मान को ये माना कि ठेस पहुंच रही है इसलिए वो आत्महत्या कर ली। और अब इन्होंने नगर पालिका में लूट, आपके कोटे में लूट, टी-शर्टों में लूट, अब ग्रामीण ओलंपिक चलाए आपको मैं बता दूं, इन्होंने जबरदस्ती टीचरों को अध्यापकों को कह करके इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाए, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराओ। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपए वाली टी-शर्ट इनको 600 रुपए में टेंडर होकर के बिकनी थी, इसलिए 100 रुपए की टी-शर्ट ज्यादा से ज्यादा बांटने का काम किया और उन्होंने कम से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया। टी-शर्ट में इतना घोटाला है। अब नहीं हो तो अभी आप जो कह रहे थे ना ये आपके पास पोस्टर होल्डिंग क्यों पड़ा है, ये मेरे पास एक दिल्ली से चल के आया था पोस्टर होल्डिंग बैनर वाला। अच्छा। उसने मेरे को सैंपल दिखा रहा था इसलिए ये मेरे पास पड़ा है। उसने मेरे को एक टी-शर्ट दिखा के गया जिसमें फोटो छपती है और छपती है, और उसकी रेट की पर्ची भी मेरे पास पड़ी है, अगर कहीं हो तो 70 और 90 रुपए में की रेट उसने दी है। और कॉलर की टी-शर्ट जो बिना कॉलर की तो उसने 70 रुपए की बताई है, और ये टी-शर्ट की प्रिंटेड टी-शर्ट की रेट दी है 70 से 90 रुपए। कांग्रेस कितनी उठाई भी 650 रुपया टी-शर्ट की कीमत उठी है। ये तो बड़ा घोटाला है। तो फिर ओलंपिक खिलाड़ी हमारी कृष्णा जी पुनिया खेल में इतिहास रच दियो। राजस्थान में कितना खेल कोटे से प्रतिष्ठित लोग चले गए, कितने खेल कोटे से नौकरी लगा दी। अभी तक मेरे पास कल एक व्यक्ति खेल के नाम से यहाँ आया, उस बच्ची मिली मेरे को भारती नाम की। उस बच्ची ने कहा हम ऐसे 550 बच्चे हैं जो पिछले 3 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, और ये कहते हैं हमारे बस की बात नहीं कि हमने कोच से मिले और हम कृष्णा जी से मिले। वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है। जब आप क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, आपका पति मुख्य खेल अधिकारी है राजस्थान का, आपके बस की नहीं है तो फिर कुर्सियां छोड़ दो, कौन करेगा? मुख्यमंत्री आपका है तो फिर उनको नौकरी नहीं। 20-20 लाख रुपए उनके फंडिंग पड़े हैं, उनको सहायता नहीं दे रहे, तो फिर ये टी-शर्ट बेचने के लिए आपके पास पैसे आ गए और उनको भुगतान करने के लिए आपके पैसे नहीं है, तो फिर क्या है? ये भ्रष्टाचार का बड़ा आलम हुआ अब की बार ग्रामीण ओलंपिक खेल में। किसको खिला रहे हैं? तो लाल डायरी पूरे राजस्थान में कर दियो। बंग बरम के राय करे लाल डायरी में कुछ सच है या फिर सिर्फ मामूली है? देखिए, मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता,
माहौल बनाना उनका राजनीतिक एक अलग स्थिति है, वो किस स्थिति से राजनीति लड़ना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, उनका व्यक्तिगत सब डिसीजन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, लाल डायरी के उनके भ्रष्टाचार की जो बात करी गई है वो तो उनकी लाल डायरी में है कि नहीं है, लेकिन राजस्थान में पूरी लाल डायरी हो चुकी है। कहीं भी भ्रष्टाचार में कमी नहीं है। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से है, किसी भी विधायक कोई बख्शा नहीं गया, कोई मंत्री रुका हुआ नहीं है, कोई अधिकारी रुका हुआ नहीं है। और एमएलए तो अब की बार इस स्थिति में रहे कि मुख्यमंत्री एमएलए से डरते हुए पहली बार देखा है। नहीं तो मुख्यमंत्री से एमएलए डरते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एमएलए से डरा, इस तरीके से लूट करने की खुली छूट दी। अशोक गहलोत जिन खौफ है विधायक का, जबरदस्त खौफ, हर विधायक का खौफ। मंत्री का नहीं है इतना, क्योंकि मंत्री बना दिया उसको तो उनको तो मिल गया, वो तो बोलता नहीं है, लेकिन विधायकों का बड़ा खौफ। तो ये 5 साल सरकार रही, तो सरकार कह रही है हमारी की फ्री और वेलफेयर स्कीम है, बिंग दम पर में रिपीट करने जा रहे हैं। थारी क्या राय है, क्या लग रही है आपकी बात? देखिए, वेलफेयर स्कीम 100 यूनिट बिजली फ्री, तारों से बिजली गायब हो गई, रात को 12 बजे तक लोग चिल्ला रहे हैं। कौन सी वेलफेयर योजना है? और बताओ कौन सी वेलफेयर योजना? राशन किट बांट रहे हैं, चिरंजीवी योजना है, फ्री मोबाइल फोन बांट रहे हैं, मतलब लड़कियां सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं, कोचिंग करना छात्र अनुप्रति कोचिंग, मतलब बहुत सारी योजना चला रखी है। देखिए, खाद्य सुरक्षा जो जनहित का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस सरकार ने 4.5 साल में उस पोर्टल को पूर्णतः बंद रखा। कौन सी जनहित की योजना गई? इन्होंने शुभ शक्ति योजना में कन्या को पैसा मिलता 50,000 रुपए, पिछले 2018 से लेकर अब तक एक भी कन्या को पैसा नहीं दिया। इनकी योजना में बिजली का एक भी व्यक्ति को 12-12 महीने तक लोगों को कनेक्शन नहीं मिलते, 6-6 महीने तक लोगों के मीटर नहीं बदले जाते, 6-6 महीने तक पिछले 1 साल से केबल का 1 इंच नहीं। आप जाइए बिजली बोर्ड में, आप पूछिए आपके पास केबल की क्या स्थिति है। तो कौन सी योजना है जो आप बांटने की बात करते हो? 3500 करोड़ रुपए की बिजली, इनको 7000 मेगावाट बिजली पैदा करने की और आवश्यकता है, इतने कनेक्शन की डिमांड है। और इन्होंने 3 संयंत्र जो बिजली उत्पादन के लगाने थे उनका शुभारंभ नहीं किया है, और 3500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, इनको बिजली फ्री दे रहे हैं। तो सरकार घाटो रे कर्ज हो रही है लगातार कर्जा। सरकार तो ये चाह रही है कि हम रेवड़ियां बांट कर क्या पता कैसे सत्ता में आ जाए। उनको मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिजली बोर्ड का कर्जा चुकाइए, रोडवेज का कर्जा चुकाइए, जनता की सुविधाएं हैं जैसे शुभ शक्ति योजना, इसका भुगतान करिए, इनके श्रमिकों का डेथ क्लेम का भुगतान करिए, आप खाद्य सुरक्षा में लोगों के नाम जुड़वाइए। ये आप पहले जो चल रहे हैं उनको तो पूरा करो। कसवा परिवार हूँ जी, थारी लगातार 2008 राजनीतिक टसल है, तो एक महज राजनीतिक है कि या पारिवारिक भी है, मतभेद है या मनभेद है परिवार? देखिए, इन्होंने लंबे अरसे की राजनीति में लोगों का यहाँ खून पिया है, लोगों का शोषण किया है, उस शोषण के शिकार हम भी हुए हैं। तो इसलिए हमारी उस शोषण की लड़ाई है, शोषण के खिलाफ लड़ाई है। इसलिए चाहे इसको राजनीति मान लें, चाहे हमारी पारिवारिक मान लें, चाहे व्यक्तिगत मान लें, क्या फर्क पड़ता है? उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात की है कि शोषण के ये सबसे बड़े सूत्रधार हैं, इसलिए हम उसके पीड़ित भी हैं, और शोषण के खिलाफ लड़ाई है तो लड़ते हैं। तो ये कई लोग कह रहे हैं मनोज जी है कि वोट बैंक अच्छो खासो है, अब की बार बीजेपी शेर निकाल खातर टिकट ऑफर कर देगी बीजेपी की तरफ, तो क्या राय रहेगी? देखिए, ना तो मैं इस लाइन में खड़ा हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी मुझे ऑफर कर देगी तो मैं कहता हूं भारतीय जनता लोग मुझे वोट डाल देना, बात खत्म हो जाएगी, ऊपर ही बड़ा है मेरा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे वोट डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है? वोट तो मैं किसी का भी ले सकता हूँ। और बाकी एक टिकट का ऑफर कर देना, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि बहुत बड़ी पार्टियां मेरे को आएंगी, मुझे टिकट का ऑफर करेंगी, मैं टिकट की लाइन में खड़ा हूँगा। तो मैं तो लाइन में नहीं, मैं एक ही लाइन में खड़ा हूँ। जनता मेरे साथ खड़ी है, जनता के घर घर दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ, जनता मेरे साथ रहे, इसी बात की आशा और विश्वास रखता हूँ मैं जनता से। मुझे किसी बड़े दल की, इन दोनों टिकटों को मैंने पहले भेजा हुआ है बाहर। ये बीजेपी और कांग्रेस की टिकटें थी, उनको राजगढ़ की जनता के भरोसे से मैंने इनको जैसी आई वैसी वापस भेज दी, और अब की बार राजगढ़ जनता जैसी लेके आएंगे ने वैसी वैसी हम वापस भिजवाने का काम करेंगे। और यहाँ बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा, हाथी निशान का परचम लहराएगा, ये जनता ने मन बना लिया है। शुरू में बात करी जाए कि मनोज जी न्यांगली है, राजेंद्र राठौर जी साके बहुत बढ़िया बने, सही में बढ़िया रिश्ता है। हाँ, अच्छे रिश्ते हैं, बढ़िया बनती है, बड़े भाई के रूप में मानता हूँ। लेकिन अगर राजनीति की बात आए तो मैं मेरे स्थिति में राजनीति करता हूँ और वो अपने स्थिति में राजनीति करते हैं। अगर मुझे मेरी पार्टी के लिए जहां भी लड़ना पड़े तो मैं उनके खिलाफ भी लड़ता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मेरे को। आगे भी हम अन्य उम्मीदवारों के इंटरव्यू करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। जय जय राजस्थान।